Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, जैसा कि बेटा हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक स्ट्रेन डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है जब हमारी बॉडी की कोई भी जो मसल है उसमें ड्यू टू मसल पुल या फिर हमारी मसल के अंदर कोई माइनर या मेजर इंजरी होती है, उसको हम क्या डिफाइन करते हैं एज अ स्ट्रेन। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्प्रेन पे रहेगा। मैंने आपको कल दोनों का डिफरेंस बताया था। एक जो इंजरी होती है वो हमारी मसल्स की इंजरी होती है, और जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ द इंजरी ऑफ योर लिगामेंट्स। इट इज़ द इंजरी ऑफ लिगामेंट्स एट द जॉइंट। इन्होंने बोला है कि जो स्प्रेन होती है वो किसकी इंजरी होती है, हमारे लिगामेंट्स की होती है, और ये इंजरी बेसिकली होती कहाँ है, हमारे जॉइंट्स पे। Usually it occurs at joints like wrist joint and ankle joint extra। और हम जब भी देखेंगे मैक्सिमम टाइम पे ये जो इंजरी होती है ये कहाँ पर होती है, हमारे जॉइंट्स पे, जहाँ पर हमारी दो बोन्स क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। अब बेसिकली रिस्ट जॉइंट हो गया या फिर हमारी एंकल जॉइंट हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम ये तरह की इंजरी फाउंड होती है। इट अकर्स ड्यू टू अवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स और बाय ट्विस्टिंग ऑफ जॉइंट्स। और ये किसकी वजह से होती है, जब हम क्या करते हैं अपने लिगामेंट्स को ज़्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारी नॉर्मल लिमिट इतनी है, बियॉन्ड द लिमिट जाके हम अगर क्या कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं अपने लिगामेंट्स की, तो उस टाइम पे ये इंजरी अक्कर होती है। या फिर हम ये बोल सकते हैं जब हमारी जो जॉइंट्स होती हैं वो ट्विस्ट होती हैं, उस तरह की इंजरी भी जब हमारे सामने आती है उसको भी हम क्या डिफाइन करते हैं, एज अ स्प्रेन। इन दिस देयर इज़ अ रैप्चर ऑफ लिगामेंट्स एंड टिश्यू। और जब हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेन होती है या हमारे लिगामेंट्स में स्प्रेन की तरह की इंजरी होगी, उस टाइम पे जो हमारे, आप ये बोल सकते हो, टिश्यूज़ होते हैं या लिगामेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैप्चर होते हैं, मतलब कि ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्प्रेन इज़ वेरी पेनफुल एंड इट रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ जॉइंट। जैसे कि हमें पता है कि जब हमें स्प्रेन तरह की इंजरी होती है तो ये इंजरी काफ़ी पेनफुल होती है, और इस टाइम पे क्या होती है, जो हमारी मूवमेंट होती है पार्टिकुलर पार्ट की वो स्टॉप हो जाती है। या फिर हम ये बोल सकते हैं जिस जॉइंट पे हमें क्या हुई है, इंजरी हुई है, वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, वर्किंग करना बंद कर देगा। देयर इज़ अ मोर स्वेलिंग एज देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। और वहाँ पर पार्टिकुलर एरिया पे क्या होती है, ज़्यादा स्वेलिंग होती है, क्योंकि उस पार्टिकुलर एरिया में क्या हो रही होती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है। In this injury, commonly affected joints can be knee, ankle, wrist, shoulder joints extra। इन्होंने बोला है कि कॉमनली ये कौन से बॉडी के पार्ट्स में फाउंड होती है या कौन से जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। हमारे नी के हो गए, एंकल, रिस्ट, शोल्डर, या फिर हमारी बॉडी में जो अनदर जॉइंट्स होते हैं, इन सब पे ये कॉमनली क्या करती है, अफेक्टेड करती है। नो, ये था स्प्रेन क्या होता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको कल स्ट्रेन के ट्रीटमेंट स्टेप्स बताए थे। दोनों के जो ट्रीटमेंट स्टेप्स हैं समहाउ सिमिलर हैं। उसमें भी हमने क्या किया था, पहले रेस्ट अप्लाई की थी, कोल्ड कंप्रेशन से आइस पैक्स का यूज़ करके स्वेलिंग को रिड्यूस किया था। सेम स्टेप्स यहाँ पर भी रिपीट होंगे। नाउ ट्रीटमेंट स्टेप्स का जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ कंप्लीट रेस्ट टू द इंजर्ड जॉइंट एंड मूवमेंट ऑफ द जॉइंट एंड टाई द क्रेप और इलास्टिक बैंडेज। इन्होंने बोला है कि जो आपका इंजर्ड पार्ट है, जिस जॉइंट पे हमें लगी है, उसकी मूवमेंट को स्टॉप करो और उसको क्या करो, क्रेप बैंडेज से या फिर इलास्टिक बैंडेज से क्या कर दो, बांध दो या फिर कवर कर दो। सेकेंड पार्ट है अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन और ऑइस टू स्टॉप इंटरनल ब्लीडिंग। फिर आप क्या करो, कोल्ड कंप्रेशन का अप्लाई करो। जिससे मैंने आपको कल भी बताया था कि कोल्ड कंप्रेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं, आइस बैग्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर एरिया को क्या कर सकते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए हम आइस पैक्स से कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। रिपीट इट सेवरल टाइम्स आफ्टर सम इंटरवल्स। और यही प्रोसेस को क्या करो, आप कुछ देर के बाद में रिपीट करो, जिससे हमारी इंजरी जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। थर्ड वन इज आफ्टर 2 days apply inflammatory cream and give जेंटल मसाज टू द जॉइंट्स। इन्होंने बोला है कि 2 दिन के बाद में अगर आपको लगता है कि आपकी स्वेलिंग कम नहीं हुई है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें इन्फ्लेमेटरी क्रीम से मसाज कर सकते हो।
नेक्स्ट वन इज फॉर नेक्स्ट 6 days अप्लाई कॉन्स्टेंट हॉट एंड कोल्ड बाथ टू रिड्यूस स्वेलिंग। और इससे फर्दर, क्योंकि हमें पता है कि हमारी इंजरी कहाँ हुई है, जॉइंट्स पे हुई है, तो वहाँ पर क्या रहेगी, स्वेलिंग रहेगी। इसलिए जो नेक्स्ट 6 days होंगे उन पे आप क्या करोगे, उन दिनों में अपने इंजरी पे कोल्ड कंप्रेशन भी अप्लाई करोगे और हॉट पैक्स का भी यूज़ करोगे, सो दैट की जो आपकी स्वेलिंग है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट वन इज आफ्टर कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी गो फॉर द रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस। जैसे मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि जब हमें पता है कि हमारी इंजरी क्या हो रही है, अच्छी तरह से ठीक हो रही है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग से वर्क को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हमें पहले रिहेबिलिटेशन प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी चाहिए और उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, एक्टिविटी को या अपने वर्क को स्टार्ट करना चाहिए। क्यों हमें रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी मसल्स है या फिर हमारी जो जॉइंट्स होती हैं उनमें क्या हो जाए, रीस्ट्रेंथ दोबारा से वापस आ जाए। दिस शुड बी इन अ प्रोग्रेसिव वे। और जो हम रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं वो एक प्रोग्रेसिव वे में परफॉर्म होनी चाहिए। दीज ऑल स्टेप्स आर आल्सो नोन एज राइजर्स। और इन सब स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, राइजर्स। रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन एंड रिहेबिलिटेशन। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है ये टॉपिक, राइजर क्या होता है, और कल के लेक्चर में भी मैंने ये पॉइंट्स को डिस्कस किया था। सेम ट्रीटमेंट स्टेप्स आज के लेक्चर में भी रिपीट हुए हैं, बट स्प्रेन और स्ट्रेन में दोनों में डिफरेंस होता है। इस चीज़ को बेटा आप ध्यान में रखना। आज का लेक्चर हम इसी टॉपिक के साथ यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।